हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इस चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवा देंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज। ह्यूमन आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? तो हमें पता है वो बहुत ही कम दिन सरवाइव करते हैं और उसका अमाउंट कितना होता है 120 डेज। ये कंप्लीट हो जाने के बाद 120 डेज के बाद वो कहाँ जाते हैं? स्प्लीन में जाते हैं और वहाँ पे जाके उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इस प्रोसीड्यूर को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस और हीमाटोलाइसिस। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स रिलीज। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? जब हम लोग का कहीं पे इंजरी हो जाता है तो खून बहने लगता है। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं वो ब्लड जम के रुक जाता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। उस टाइम पे प्लेटलेट्स क्या रिलीज करता है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखिए, एक है थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोकाइनेज एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? फर्स्ट जब हम लोग का ब्लड वेसल्स जो रहता है वहाँ पे कहीं पे कट हो जाता है। वहाँ से ये कटिंग जगह पे क्या होता है, जितना भी आपका प्लेटलेट्स रहता है वो उसमें भी वो एक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और फिर वो क्या रिलीज करते हैं इसमें? थ्रोम्बोकाइनेस और क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, जब भी ये प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं ये सब रिलीज करते हैं। फिर थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? ब्लड में पहले से ही प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट रहता है, उसको वो क्या करता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है? ब्लड में पहले से क्या रहता है? फाइब्रिनोजेन रहता है। ये फाइब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट करता है? वो फाइब्रिन में। कौन करता है? थ्रोम्बिन। फाइब्रिन फाइनली क्या करता है? ये एक फाइबर की तरह काम करता है और ये एक नेटवर्क की तरह फॉर्म करता है और फिर वहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है ब्लड का यहाँ पे सब अटक जाते हैं और जाके एक क्लॉट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ब्लड यहाँ से और नहीं बह के बाहर चला पाता है। तो हम लोग देख लिए प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोकाइनेज एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ABO ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डैश सरफेस एंटीजन। देखिए कितना सरफेस एंटीजन के ऊपर ABO ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड करता है? एंटीजन A एंड एंटीजन B। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर किसी के बॉडी में एंटीजन A प्रेजेंट रहता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? A ब्लड ग्रुप। एंटीजन B प्रेजेंट रहता है तो उसे क्या बोलेंगे? B ब्लड ग्रुप। अगर किसी के बॉडी में सोचिए कोई भी नहीं प्रेजेंट है, ना एंटीजन A ना एंटीजन B, ठीक है, मतलब कि नो एंटीजन, देन उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? O ब्लड ग्रुप। ठीक है, एकदम ज़ीरो है एंटीजन। और अगर दोनों ही प्रेजेंट है, सोचिए A ब्लड ग्रुप भी प्रेजेंट है और B ब्लड ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जैसा एंटीजन प्रेजेंट है वैसे ही ब्लड ग्रुप का नाम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स रेस्पेक्टिवली। तो देखिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, एंटीजन। एंटीजन क्या है, जनरली उसका डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, मतलब बाहर से कोई भी फॉरेन डेंजरस सब्सटेंस हम लोग के बॉडी में आ रहा है और जो इम्यूनिटी बिल्ड कर सकता है उसे हम लोग एंटीजन बोलते हैं। तो बाहर से कोई भी चीज़ आएगा तभी बॉडी को प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे जो चारों ब्लड ग्रुप है इसमें से देखिए एंटीजन नहीं है किसमें, ओ ब्लड ग्रुप में। तो इसमें तो कोई एंटीजन है ही नहीं, वो किसी में भी जा सकता है, किसी के भी बॉडी में, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, कोई इम्यून रिस्पॉन्स होगा ही नहीं। तो ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल डोनर। और देखिए एक्सेप्टर मतलब जो सबको एक्सेप्ट करेगा। अगर ऐसा कोई देश है, सोचिए, या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे कोई मतलब आर्मी फोर्स ही नहीं है, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी बाहर से आएगा, आके यहाँ पे चला आएगा, शांति से रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई झमेला करने वाला है ही नहीं। तो ऐसा यहाँ पे कौन है, ए बी ब्लड ग्रुप। इसके पास क्या नहीं होता, कोई एंटीबॉडी नहीं होता इसके पास, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बाहर से आ सकता है। तो ये क्या बन गया हम लोग का, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए ओ एन ए बी, नंबर बी हो गया हम लोग का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। बाइकास्पिड वाल्व एंड मिट्रल और मिट्रल वाल्व, ठीक है, दोनों का एक ही नाम है, इज फाउंड बिटवीन। ये जो बाइकास्पिड वाल्व है यानी कि मिट्रल वाल्व है वो कहाँ पे मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया लेफ्ट एट्रिकम लेफ्ट वेंट्रिकल, देन राइट एट्रिकम राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो अगर हम लोग का क्या होता है, ये होता है क्या, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और सेम यही होता है राइट, और ये राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या रहते, यहाँ पे बहुत सारा वल्व्स रहते, ठीक है, ये जगह पे दोनों, यहाँ पे वल्व्स रहते हैं और यहाँ पे वल्व्स रहते हैं। तो पूछ रहा है बाइकास्पिड कहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग को पता है बाइकास्पिड वल्व रहता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब कि इस जगह में जो वल्व है इसको बोलते क्या, बाइकास्पिड वल्व। तो आंसर हो गया ए। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड इट्स कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हार्ट बीट कैसे प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज़ साउंड हो या बीट हो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ वाइब्रेशन क्रिएट करना पड़ता है तभी वो फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक ऐसे नोड नाम का एक ऐसा इम्पल्स क्रिएट करने वाला चीज़ रहता है। तो यहाँ पे जो इम्पल्स क्रिएट होता है वो फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे फैलते हुए हर जगह पूरे मसल को वो फैल जाता है और फिर वो हार्ट फाइनली पूरा बीट करता है, नहीं तो क्या होगा, बीट नहीं कर पाएगा। तो इसका वे कहाँ पे है, तो फर्स्ट हम लोगों को पता है कहाँ पे जाता है, वो ऐसे नोट पे क्रिएट हो रहा है, फिर वो कहाँ जा रहा है, एवी नोट पे जा रहा है, एवी नोट के बाद वो कहाँ पे जाता है, फाइनली बंडल ऑफ हिस एंड लास्ट में पार्किंजी फाइबर्स। ये वाला ऑप्शन हम लोग देख लेते कहाँ पर है, ऐसे नोट से देखिए सिर्फ दो ही स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे नोट, तो दोनों में से कोई एक होगा, तो हम लोग इजीली बाकी दो ऑप्शंस कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए पार्किंजी फाइबर तो होगा नहीं, तो ये पहली गलती हो गया और बच गया ये। तो इसको चेक कर लेते हैं पूरा, ऐसे नोट, ए बी नोट, बंडल ऑफ हिस एंड पार्किंजी फाइबर, ये एकदम से करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कुछ ऑप्शंस डायरेक्टली एलिमिनेट करके बहुत जल्दी कम समय में ये सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू। तो क्या बोल रहा है, राइट वेंट्रिकल
ब्लड को कहाँ पे पंप करता है। तो राइट वेंट्रिकल में देखिए कौन सा वाला होता है, राइट वेंट्रिकल हम लोग का कौन सा था, ये वाला साइड था। तो इसके साथ सॉरी ये वाला था लेफ्ट साइड और ये वाला हम लोग का था राइट साइड। तो राइट साइड में हम लोग का कौन सा ये रहता है, आर्टरी रहता है यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो हम लोग देख लिए। और एक बात हम लोग समझ सकते कि ब्लड जब पंप हो रहा है तो वो कहाँ पे जाता है, आर्टरी में ही जाता है। तो ऑब्वियसली आंसर कोई ना कोई आर्टरी से रिलेटेड होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, तो आर्टरी में से ऑप्शंस होगा। और हम लोग को पता है राइट साइड में कौन सा रहता है, पल्मोनरी आर्टरी रहता है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। पी वेव रिप्रेजेंट्स, पी वेव कहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है, ये वेव ईसीजी में देखने में मिलता है, ईसीजी। तो यहाँ पे कितने सारे वेव्स होते हैं, तो ईसीजी में हम लोग कैसा ग्राफ देखते हैं, तो इसमें से हम लोग का P कौन सा वाला होता है, ये वाला, ये होता है QRS और ये वाला होता है क्या, T। तो इसमें से पूछ रहा है जो P वाला वेव आ रहा है यहाँ पर, ये किसकी वजह से होता है। तो P वेव क्यों होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS क्यों होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। और T वेव क्यों होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन मतलब जब वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है अच्छे से मसल, और रीपोलराइजेशन मतलब फिर से वो मसल रिलैक्स कंडीशन में आ रहा है ताकि वापस से वो कंट्रैक्ट कर पाए। तो यहाँ पे देखिए पी वेव कौन से के साथ मैच कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। RH फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, RH फैक्टर क्या करता है, सिकल सेल एनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एड्स, टर्नर सिंड्रोम। तो ये तीनों तो हम लोग को पता है, ये RH फैक्टर नहीं करता। सिकल सेल एनीमिया तो दूसरे जेनेटिक वजह से होता है। एड्स भी क्या होता है, उसका वायरस रहता है, उसकी वजह से होता है। टर्नर सिंड्रोम भी एक बीमारी होता है जेनेटिक। तो RH फैक्टर की वजह से कौन सा होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसमें क्या होता है, जब एक मदर वो अगर RH नेगेटिव होता है, ठीक है, और अगर वो एक RH पॉजिटिव वाले बेबी को कैरी करता है तो क्या होगा, मदर RH नेगेटिव मतलब क्या है, उसके पास नो RH एंटीजन। ठीक है, RH का कोई एंटीजन नहीं है, बट बेबी के पास क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, तभी तो वो पॉजिटिव है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होता। ठीक है, डिलीवरी के टाइम कभी कभी क्या होता है, ये जो बेबी का जो ब्लड है उसके साथ मदर का ब्लड थोड़ा कनेक्शन में आ जाता है, और इसकी वजह से इसका जो एंटीजन है इस ब्लड के कनेक्शन में आते ही क्या होगा, इसके लिए एंटीजन क्या होगा, फॉरेन मटेरियल होगा। तो ये क्या प्रोडक्शन करेगा, एंटी RH प्रोटीन प्रोडक्शन करेगा, मतलब RH के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर देगा। तो ये मम्मी के ब्लड में रह गया। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बेबी से ब्लड मदर में तो नहीं जा रहा है, मदर से ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जा रहा है, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एंटीजन नहीं था। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगा
तब क्या हो रहा है, मम्मी के बॉडी में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी बेबी फिर से अगर सेकेंड बेबी जो है वो RH पॉजिटिव निकला, ठीक है, तो इसके पास तो एंटीजन है और मम्मी के पास क्या है, एंटीबॉडी है, अभी रेडी है। तो प्लेसेंटा के थ्रू जब भी ये ब्लड बेबी में ट्रांसफ़र होगा, ये एंटीबॉडी भी जाएगा और एंटीजन के साथ एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा। करते ही क्या होगा, यहाँ पे हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है और फिर प्रेगनेंसी डैमेज भी हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस इवेंट्स। क्या इवेंट्स दिए हैं, कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, क्लॉट रिट्रैक्शन एंड लीकेज ऑफ सीरम, थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो ये अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इधर। तो फर्स्ट क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज होता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन जाता है, फिर फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन होता है, लास्ट में क्लॉट रिट्रैक्शन होता है और सीरम रिलीज होता है। तो हम लोग का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है तो 3 नंबर आएगा पहले में, तो तीनों में 3 दिया है। नेक्स्ट कौन सा आता है हम लोग का, कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, नेक्स्ट आता है 4th ऑप्शन, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट आता है कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, तो 1 नंबर मिल गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट वाला भी चेक कर देते हैं, ये 2 क्लॉट रिट्रैक्शन एंड लीकेज ऑफ सीरम, लास्ट में सीरम रिलीज हो जाता है और ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो सारा MCQ, टॉप 10 MCQ हम सॉल्व करवा दिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कैसा रहा ये वीडियो, आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा, ताकि हम आगे का जो वीडियो है और ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल बना सकें। और हम अपने चैनल में ऐसे ही वीडियो रोज़ लाते रहेंगे। नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।